हेलो साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज नेक्सस में। और आज फिर से हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है चौथे नंबर का। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है और तीनों प्रैक्टिस सेट मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और अगर आपने उन तीनों को वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? बाकी जैसा कि मैं पहले पहले भी बोल चुका हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 प्रश्न करते हैं और 50 प्रश्न से संबंधित, हर एक प्रश्न से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, उनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उनको मैं यहाँ पे फुल डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। और आपको एक वीडियो में सिर्फ कहने की बात है 50 प्रश्न, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको अंत अंत तक होते होते कम से कम 500 प्रश्न आपके समक्ष होंगे। ठीक है? तो बिना देर किए हुए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं जिसे आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पाथवे टू गॉड जो पुस्तक है, ये किनकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंदो घोष या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनसे संबंधित कुछ और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कि क्या है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा फिर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा फिर से और देखा जाए तो यंग इंडिया। यंग इंडिया। और बात करें तो नवजीवन। नवजीवन। और एक पत्रिका, हरिजन पत्रिका। ठीक है? ये सारी रचनाएं किनकी है? ये महात्मा गांधी की है। बात करें महात्मा गांधी की और भी रचनाओं की तो एक आता है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मेरे सपनों का भारत किनकी रचना है, तो आप बताइएगा कि महात्मा गांधी। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी का बायोग्राफी, है ना, यानी कि आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है? तो इतना फैक्ट गांधी जी के बारे में याद रखिएगा, गांधी जी की किताबों के बारे में याद रखिएगा। अन्य विकल्पों को देखें तो विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बारे में देखें तो इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे पहली रचना है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। ठीक है? लाइफ डिवाइन इनकी रचना है। फिर एक और रचना है कर्म योगी। कर्म योगी। एक और रचना है युगांतर। युगांतर। ये सभी रचना किनकी है? अरविंदो घोष की है। ओके, पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। तो जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप लोग सभी को परिचित होंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना? और ग्लिम्पसेस, क्या, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, देखते हैं वो क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम हमें सजाना है। तो पहला ऑप्शन है, मतलब पहला कथन है लैक्स लॉकी अधिनियम। तो अगर लैक्स लॉकी अधिनियम की बात करें तो ये आया था 1850 में। 1850 में। ठीक है? और इसे ही क्या कहते थे? स्थान का कानून। लैक्स लॉकी अधिनियम को ही स्थान कानून कहते थे। इसमें होता यह था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उस व्यक्ति की उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल ले तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार माना जाएगा। ठीक है? ये इसका प्रावधान था। और बात करें सेकंड नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर कथन बंगाल टेनेंसी अधिनियम। तो ये आया था 1885 में, 1885 में।
और इसे ही बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कहा जाता था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, याद रखेंगे। ठीक है। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम में क्या था? यह किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए था। किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बंगाल टेनेंसी अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 देखें तो, अच्छा 3 दो जगह पर है ना, तो अच्छा एक 3 जगह जो एक जगह काट दीजिए। 3 नंबर कहता है आयु की सहमति अधिनियम। आयु की सहमति अधिनियम आया था, मैं आपको बता दूं 1891 में, 1891 में। इसे ही कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, याद रखिएगा 1891 में आया था आयु की सहमति अधिनियम। यह बाल विवाह संबंधित है, किस संबंधित है ये? बाल विवाह, ओके, बाल विवाह से संबंधित था। और इसमें लड़कियों लड़कियों का न्यूनतम आयु जो है विवाह के लिए 12 वर्ष कर दिया गया था। विवाह के लिए लड़कियों का न्यूनतम आयु कितना कर दिया था? 12 वर्ष। ठीक। बात करें 4 नंबर की, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आपका आया था 1904 में। 1904 में किसके समय, किसका शासनकाल होगा इस समय, किसका टाइम पीरियड होगा? तो लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन ये अधिनियम आया था रैले कमीशन की सिफारिश पर, रैले कमीशन की सिफारिश पर। तो अभी आपके सामने चारों ऑप्शन के कालानुक्रम आपके सामने हैं, आप बैठा लीजिए। तो पहला क्या होगा? पहला ऑप्शन नंबर है 1850 में, फिर 2 1885 में, फिर 3 1891 में, एंड लास्ट वाला 1904 1904 में। यानी कि ऑलरेडी सजा हुआ ही है 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अन्य फैक्ट जो मैं लिखा रहा हूं उसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? कहां पर विद्यालय खोला था? कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। जैसा कि आपको पता है कि विद्यासागर जी कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल से मुख्यतः संबंधित थे। ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे स्कूल खोला था। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कहाँ खोला था? कलकत्ता में खोला था। ठीक। विद्यासागर की बात करें, विद्यासागर जी के बारे में बात करें तो इन्होंने ही 1856 में क्या लाया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इनके ही प्रयासों से लाया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, 1856 में। और ये किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। हालांकि पूरा मसौदा जो है लॉर्ड कैनिंग से पहले जो मौजूद थे वायसराय के पद पे, लॉर्ड डलहौजी, उनके द्वारा ही पूरा मसौदा तैयार हो चुका था, तैयार कर करा दिया गया था। लेकिन 1856 में ये पारित हुआ था और उस समय कौन थे शासन में? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो उनकी एक फेमस पत्रिका है, उनकी एक फेमस पत्रिका का नाम बताइए। तो वो था क्या? सोम प्रकाश। क्या था? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। ओके। बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी तक में ये सवाल पूछा गया है। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? 1453, 1773, 1779 या 1812? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 दिसंबर 1773। ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर 1773। ये बात है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना था। ब्रिटिश सरकार ने जो था ना वो टी पर यानी कि चाय पर काफी ज्यादा भारी टैक्स लगा दिया था। इसके विरोध में बोस्टन, ये क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था ये? बंदरगाह था। बोस्टन बंदरगाह पर दो व्यक्ति थे वहां पे। कौन? सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स और जेम्स ऑटिस, जेम्स ऑटिस। ये दोनों ने ब्रिटिशों का बहिष्कार किया और इनके नेतृत्व में चाय की 340 पेटियां, कितनी पेटियां? लगभग 340 से 342 पेटियां, कहीं कहीं 342 लिखी होती है। 340 से 342 पेटियां समुद्र में फेंक दी,
डायरेक्ट जो है उठा के समुद्र में फेंक दी और इसे ही जो है बोस्टन चाय पार्टी की संज्ञा दी गई। बोस्टन टी पार्टी की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 कहता है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट था। ये क्या था? बायकॉट था, का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में कहाँ लाया गया था? किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए कहता है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में लाया गया था, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, या फिर जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब देखे तो होगा किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। क्या? नाई धोबी बंद। ठीक है ना, उन्होंने बायकॉट किया था। यह आंदोलन जो है 1919 में लाया गया था और निम्न जातियों जैसे नाई हो गया, धोबी हो गया, इनके प्रति हो रहे भेदभाव के खिलाफ नाई और धोबियों ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दी थी। मतलब टोटली असहयोग आंदोलन है ना, मतलब कोई भी सहयोग नहीं देना है। और इस बहिष्कार में किसानों ने उनका पूरा समर्थन किया था। यानी इसके साथ इनके साथ कौन थे? किसानों का भी पूरा साथ था इनको। ठीक है, घटना कब की है? 1919 की। साल याद रखेंगे। कहाँ लाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध यानी विख्यात थे? उरैयूर क्या था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगर हम संगम वंश की बात करें, संगम काल की बात करें, तो इसमें तीन प्रमुख वंश थे। तीन प्रमुख वंश थे। तीन प्रमुख वंश थे। कौन कौन से थे बता सकते हैं? चोल, अगला चेर और पांड्य। अब इनके इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी एकदम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चोलों की प्राचीन राजधानी उरैयूर थी। अगर उरैयूर की बात करें तो क्या थी? प्राचीन राजधानी। ठीक है, याद रखिएगा प्राचीन राजधानी थी, जो अपने बेहतरीन कपास, जो मैंने पहले ही बताया था, उरैयूर किसके लिए फेमस थी? बेहतरीन कपास के लिए फेमस थी। चोलों का जो चोलों का संबंध बाघ, किसे संबंधित है? ये बाघ। तो चिन्ह क्या था इनका? बाघ। ठीक है। चेर, चेर क्या चिन्ह था? चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था इनका धनुष। क्या था? धनुष। और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। ठीक है, मछली। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी अन्य प्रश्न है जिसमें हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पर मैंने ऐसे ही अभी तक मैंने टोटल 150 सवालों का एक्सप्लेनेशन करा चुका है, 3 क्लास में करा चुका हूँ, और ये 200वां कंप्लीट होगा। तो आप उन सभी क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, आप चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर मेनली क्या है, बुक्स के नाम दिए गए हैं और उसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम दिया गया है। तो इतना इतना जो अजीबोगरीब नाम है, ये याद करना मुश्किल है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये मेनली आप कोई ट्रिक से याद नहीं कर पाएंगे, आपको ये प्रॉपर याद ही करना पड़ेगा। तो पहला है ये फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन ये किससे है? ये किससे संबंधित है? तो ये है अब्दुल मालिक इसामी। क्या है? अब्दुल मालिक इसामी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर बात करें अगर फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही, ये किसने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया है। और फिर अगर हम बात करें तारीखे फिरोज शाही, तो ये किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने। अच्छा, फुतुहात फिरोज शाही के बारे में बता दूं आपको, एक फैक्ट बता दूं कि फुतुहात फिरोज शाही जो है ना, फिरोज शाह तुगलक की क्या है? आत्मकथा है।
ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। कौन सा? फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही मैंने बताया जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और बात करें लास्ट वाला जो बचा है खजेन उल फुतूह, ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने लिखा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो रहा है? 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अमीर खुसरो के बारे में बात करें, अमीर खुसरो जी के बारे में बात करें तो 1253 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूपी के एटा जिला में, यूपी याद रखिए, यूपी में, ठीक है। और अमीर खुसरो को ही तू ती ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है, ठीक है, यानी कि भारत का तोता। अमीर खुसरो जी को ही क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद यानी भारत का तोता। और अमीर खुसरो ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके दरबारी थे ये? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। और इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने सुल्तानों देखा था कार्यकाल? 8 सुल्तानों का कार्यकाल अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक। और अमीर खुसरो द्वारा ही खड़ी बोली, कव्वाली, सितार और तबला का जनक माना जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो की अन्य पुस्तकों की बात करें तो तुगलकनामा, तुगलकनामा भी अमीर खुसरो ने ही लिखा है। तो इन सारी फैक्टों को आप याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? मतलब सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली है उसमें कौन से वृक्ष की आकृति हमें देखने को मिलती है? आम का, साल का, पीपल का या पारिजात का? सही आंसर हो जाएगा पीपल का। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपल का। सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा भी करते थे, ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा भी करते थे। अगर अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा हो गया, घोड़ा हो गया, मंदिर हो गए, ठीक है, और तलवार, इन सभी चीजों से परिचित नहीं थे, ठीक है, परिचित नहीं थे। हालांकि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि घोड़ा के अवशेष मिले थे, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि घोड़ा वहां देखा गया था या नहीं, पाया जाता था नहीं, उनके बारे में जानकारी पूर्णतः मौजूद नहीं है, ठीक है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक की ओर तो वे मूर्ति पूजा को समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा को समर्थन करते थे। कैसे पता चला? तो वहां पे मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति और सिक्कों पर पशुपति, पशुपति यानी कि कौन? शिव भगवान का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। उस समय कांसे का उपयोग प्रचलन में था, कांसे का उपयोग, कांसे का उपयोग, ताम्र पाषाण कालीन युग भी कहा जाता है, तांबे का उपयोग। और वहां के लोग बैल से भली भांति परिचित थे, याद रखिएगा, भली भांति परिचित थे बैल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, प्रश्न संख्या 9। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? याद रखिएगा, मृत्युंजय के लेखक कौन है? सिंपली आपको याद करना पड़ेगा, विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत या भालचंद्र नेमाडे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सावंत। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? शिवाजी सावंत। मृत्युंजय उपन्यास जो है ना, ये महाभारत के पात्र, महाभारत के पात्र, एक पात्र है कौन? कर्ण। कर्ण को आप सभी को जानते होंगे, दानवीर कर्ण। ये उसी पर आधारित है, मृत्युंजय जो उपन्यास लिखा गया है ये महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है, ठीक है। तो बढ़े हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? मतलब कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की असली नींव पड़ी भारत में, यानी बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया था? पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इब्राहिम खान का फरमान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर पलासी की लड़ाई की बात करें तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था।
और इसमें अंग्रेजों ने धोखे से जीत हासिल की थी। यह उनका वास्तविक शक्ति नहीं था। इसमें उन्होंने वास्तविक शक्ति दिखाया ही नहीं था। पलासी की लड़ाई में इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया था, है ना। बात करें बक्सर की लड़ाई का तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई जो कि कब हुआ था? 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बंगाल की ओर से, सॉरी, ईस्ट बंगाल की ओर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बंगाल की ओर से पूर्णता देखा जाए तो तीन शक्तियां थी। एक थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम कौन से नंबर के? द्वितीय। और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और तीसरा शक्ति कौन था? मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, ये तीन शक्ति मिलके अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं तो उस समय कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन बक्सर की लड़ाई का बात करें तो हेक्टर मुनरो थे। याद रखिएगा फैक्ट, अक्सर कंफ्यूजन होता है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यानी हेक्टर मुनरो ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और इसी लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में, 1765 में हुआ था। और ये संधि कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? भले जीता हुआ हेक्टर मुनरो, लेकिन संधि करने के लिए वापस कौन आ गए थे? रॉबर्ट क्लाइव। संधि करने के लिए कौन आ गए थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 12 अगस्त को, यानी 12 अगस्त, 2 दिन संधि हुआ था। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम के साथ हुआ था, शाह आलम के साथ संधि हुआ था। और 16 अगस्त, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा आ चुका है सवाल, 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। ठीक है, सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? इस तरह के प्रश्न जो है ना अक्सर बिहार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी तो इस तरह के प्रश्न रेलवे भी पूछने लगा है, रेलवे भी पूछता है, एसएससी तो पहले से पूछता था। तो इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ ये किसी भी एक एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बल्कि ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है या फिर रेलवे वालों के लिए या एसएससी वालों के लिए है, तो जीके जीएस कहीं बदलता नहीं है, वो सभी के लिए समान होता है। इसलिए आप सभी को ये सेशन को पूरा देखना चाहिए, मैं आपसे यही कहूंगा। खैर, जहांगीर की बात हो रही है यहाँ पे, तो जहांगीर ने नादिर उल असर के खिताब किसे नवाजा किया था? बिशन दास, मनोहर, उस्ताद मंसूर या अबुल हसन? अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो उस्ताद मंसूर को जानते होंगे आप, मैंने बताया था। सही आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। ये फेमस क्या थे? फेमस चित्रकार थे, फेमस चित्रकार थे। ठीक है, जो क्या बनाते थे? पशु पक्षियों का चित्र बनाने में माहिर थे, पशु पक्षियों का चित्र बनाने में माहिर थे जहांगीर। अब चित्रकार की बात हुई तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिशन दास और मनोहर की, बिशन दास और मनोहर की, तो बिशन दास और मनोहर भी और अबुल हसन भी, ये तीनों जहांगीर के दरबार में ही चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में ही शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ही ये तीनों भी शोभा बढ़ाते थे। ओके, ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान जो महमूद था, आप इसके बारे में आप जानते होंगे, क्या नाम था इसका? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार
आक्रमण किया था लूट के उद्देश्य से। और यही जो है ना सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, याद रखिएगा। इसे ही महमूद गजनवी को ही मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, मूर्ति भंजक भी कहा गया था। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि ये महमूद गजनवी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये किस चोल राजा के समकालीन थे? क्या राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या विजयालय? बताइए किसके समकालीन थे ये समकालीन थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो थे ये चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम। इसने पूरे श्रीलंका, लक्षद्वीप, मलेशिया और इंडोनेशिया तक विजय प्राप्त की थी। समझ रहे बात? पूरा मतलब दूर तक अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। इसने बंगाल पर आक्रमण किया था और गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? गंगई कोंड की उपाधि। गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, याद रखिएगा। अगर हम राजराज प्रथम की बात करें तो इसने तंजौर में क्या बनाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। क्या बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर। क्या बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर हम फिर से बात करें चोल वंश की संस्थापकों की बात करें, चोल वंश की संस्थापक की बात करें तो विद्यालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय थे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे तो वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ दे तो विद्यालय मत बोल दीजिएगा, क्योंकि दो तरह का सवाल बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आदित्य प्रथम। कौन थे? आदित्य प्रथम। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? आदित्य प्रथम। ठीक है, चोलों का जो धर्म था ये शैव धर्म को मानते थे। क्या मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। इनकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है, तंजौर थी इनकी राजधानी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतना सारा फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और इसमें हमें देखने को मिलता है अनंत राज सागर। अनंत राज सागर नाम याद है, फेमस नाम है, याद रखिएगा। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? चोलों के द्वारा, पालों के द्वारा, मराठा के द्वारा, या विजयनगर साम्राज्य के समय जो राजा हुए थे उसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर में जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य में ही कौन? अनंत राज सागर किनके समय? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित है तुलु वंश। तुलु वंश। ठीक है, किससे संबंधित है? तुलु वंश। तो अनंत राज सागर का निर्माण कृष्णदेव राय के समय हुआ था, संबंधित है तुलु वंश से। आंसर के हिसाब से विजयनगर होगा। ठीक है, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 ईस्वी में कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एंड बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस समय अगर दिल्ली का सुल्तान कौन था? 1336 से बात करें तो पूछ देता एग्जाम में, दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विजयनगर में 4 वंश हुए थे। टोटल कितना वंश हुए थे विजयनगर में? 4 वंश। 4 वंशों ने इसमें शासन किया था। ठीक है, 4 वंशों का नाम याद रखिएगा। संगम, है ना, सालुव और तुलुव, तुलुव और अराविडू। इन चारों वंश द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया गया था। जैसे कि मैंने बताया कृष्णदेव राय द्वारा ही अनंत राज सागर का जलाशय का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगर अन्य बात करें पाल वंश, यहाँ जो पाल वंश दिया गया इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। चोलों का मैंने अभी बताया था विद्यालय। ठीक है, 12 बताने की आवश्यकता है नहीं। मराठा, मराठा का संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जो है प्रमुख नाम आता है, छत्रपति शिवाजी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। मंगोल शासक चंगेज खान, जानते हैं आप लोग, बड़ी ही क्रूर शासक थे ये।
चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान के बारे में अगर बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? तैमूचिन। क्या नाम था? तैमूचिन। क्या नाम था? तैमूचिन। ये खुद को ईश्वर का ईश्वर का अभिशाप बोलते थे दुश्मनों के लिए, है ना? ये मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। और चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1227 में। 1227 में। लेकिन उससे पहले चंगेज खान ने 1221 में इल्तुतमिश के समय भारत की ओर बढ़ना शुरू किया था। किस लिए? तो एक ख्वारिज्म के राजकुमार थे कौन? मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते ये सिंधु नदी यानी भारत के सीमा तक आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाया कि उसने मांगबरनी को शरण नहीं दी और भगा दिया, जिससे चंगेज खान द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं किया गया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण की बात करें, सर्वाधिक क्या सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? बता सकते हैं आप लोग? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, खैर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके द्वारा? किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा बार मंगोलों का आक्रमण किया गया था। आप एक और इसी तरह का शासक जिसका नाम आप लोग याद रखे होंगे, तैमूर लांग। ये भी बहुत क्रूर था, तैमूर लांग। ये कब आक्रमण किया था? याद रखिएगा, तो ये किया था 1398 ईस्वी में। शासक कौन थे उस समय? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन थे? मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक से पहले क्या लगा दीजिए? नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूर लांग ने आक्रमण किया था 1398 में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 15। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? मतलब रचनाकार के बारे में बात हो रही है। बलबन, जहांगीर, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने अनुवाद विभाग की रचना की थी। अनुवाद विभाग की गठन किया था कब? 1574 में, या फिर 75 बोल लीजिए। 1574 से 75 के बीच एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? अनुवाद विभाग। और इसी के तहत महाभारत और क्या, रामायण, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसमें अनुवाद किया गया था? फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल, नाम याद रखिएगा, फेमस नाम है, आप लोग को याद होना चाहिए। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। और अगर बात करें महाभारत का फारसी नाम क्या था, तो ये था रज्मनामा। रज्मनामा फेमस क्वेश्चन है, बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कहता है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से सभी। हालांकि आप देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार ये तीनों है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति को पता है अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है कि नहीं? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21 में है कि नहीं? इकट्ठा होने की आजादी भी ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है ना? ये दोनों भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। लेकिन ये कह रहा है सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा स्वतंत्रता में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। क्योंकि इसके बिना अन्य सभी अधिकार तो बेकार हैं। अगर आपको जीवन का अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो इसके बिना अन्य अधिकार लेके आप क्या करिएगा? अनुच्छेद 21 में जो है क्या कहा गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद किसमें? 21 में। ओके, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। एग्जाम हमेशा पूछ देता है कि वो कैसे निर्वाचित होता है। तो राष्ट्रपति कैसे होता है? एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है।
इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ क्या है बताइए? इसका निहितार्थ यही है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव में मैं बता दूं आपको, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जिसमें इसमें लोकसभा, राज्यसभा हमेशा पूछा जाता है, बहुत फेमस सवाल है ये। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, इसके अतिरिक्त राज्य, एक सेकेंड, राज्यों के, राज्यसभा मैंने लिख दिया ऑलरेडी, राज्यों के विधानसभाओं, विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी सदस्य शामिल होंगे, सभी सदस्य शामिल होंगे। एक विधायक का वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, तो पता है आपको। ठीक है? सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतों का मूल्य संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य के बराबर रखा जाता है। एक तरफ राज्य के विधायक और एक तरफ संसद के विधायक। ठीक है? राज्यों के कुल विधायकों के मतों का मूल्य और संसद के जो सभी सदस्य हैं उनका मूल्य आपस में बराबर रखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वही कह रहा है इसमें। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। पहले मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, तो मैं उन सब चीजों को वापस से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है? तो उससे टाइम वेस्ट होता है। डीपीएसपी के बारे में बताइए, कौन सा कथन क्या है सही है, कथनों पर विचार करने बोल रहा है, और कौन सा कथन सही है ये बता रहा है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जी बिल्कुल, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य भी नहीं है। ठीक है? वाद योग्य भी नहीं है। डीपीएसपी, डीपीएसपी जैसे कि मैंने बताया था भाग 4 में है, भाग 4 में अनुच्छेद, फिर से मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। ठीक है? और ये तो सही हो गया। तो क्या कह रहा है? कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही। कानून निर्माण के लिए इन सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक हो जाएगा, राज्य का कर्तव्य होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों हमारा करेक्ट है। ठीक है? दोनों हमारा करेक्ट है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि डीपीएसपी हो गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, उसके अलावा मूल कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, और इसके अलावा प्रस्तावना, ये 3 चीज न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है? वाद योग्य नहीं है। हालांकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार की बात करें, थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है लेकिन न्यायोचित तरीके से, वाद योग्य है और न्यायोचित है। ठीक है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने करने के अपराध से संबंधित है? यानी महिलाओं के सहमति के बिना अगर आप गर्भपात करा देते हैं तो उसकी कौन सी धारा है? धारा पूछ रहा है। धारा 312, 314, 313, 315। ऑप्शन नंबर बी धारा 313, धारा 313। ठीक है? यदि महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराया जाता है तो यह क्या है? यह एक अपराध है। धारा 313 के तहत क्या है? एक अपराध है। धारा 307 की बात करें तो हत्या, है ना? धारा 307 क्या है? हत्या, हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास, यानी कि उसको हाफ मर्डर भी बोल सकते हैं। और धारा 302 की बात करें तो डायरेक्ट क्या? मर्डर। ये किससे संबंधित है? ये मर्डर। ठीक है? बड़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो वर्षों के उपयोग से अगर लगातार हम लोग उपयोग कर रहे हैं और समाप्त हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय? नहीं, नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग फिर से बना सके वो होता है नवीकरणीय। अनवीकरणीय? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय बिल्कुल सही आंसर है। और अनवीकरणीय संसाधन को क्या कहते हैं? परंपरागत संसाधन। क्या कहते हैं? परंपरागत संसाधन। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर अ है और यहाँ पे अ नहीं है। एक और होता है अपरंपरागत संसाधन।
मैं आपको भी समझाता हूँ। परंपरागत, परम गलत लिख दिया मैंने, अपरंपरागत। ठीक है, याद रखिएगा, मैं समझाता हूँ अभी आपको। परंपरागत संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय होता है, जो पुराने समय से उपयोग हो रहा हो और खत्म हो सकता है, उसी को परंपरागत कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो परंपरा चली आ रही हो पुराने वर्षों से कि उसको यूज करना है, जैसे कि क्या परंपरा में याद करना ट्रिक बता रहा हूँ कि परंपरा चली आ रही है पुराने जमाने, पुराना जमाना क्या चले आ रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, साथ ही साथ परंपरागत संसाधन का भी उदाहरण है। अगर हम गैर परंपरागत यानी अपरंपरागत या फिर गैर परंपरागत की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे या फिर जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है ना, रिन्यूएबल है, जो नवीकरणीय है, जैसे कि क्या? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी हम लोग फिर से बना सकते हैं और ये लगातार ये तो होते ही रहेगा, कभी खत्म होगा नहीं। जल ऊर्जा है कि नहीं? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 कहता है भूपृष्ठ पर पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कायांतरण, अपक्षय, अपरदन या अवसादन? क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन। क्या कहते हैं? अपरदन। एक्चुअली अपरदन क्या किसे कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं जल, हवा या बर्फ द्वारा मिट्टी और चट्टानों को काट कर एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अपक्षय, अपक्षय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं। ठीक है, और अपक्षय में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अपक्षय में होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, अपने ही स्थान पर क्या हो जाता है? टूटना, कोई क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़े हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 कहता है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, विशेषकर क्या पंजाब हरियाणा की बात हो रहा है, विशेषकर यहाँ पे हम लोग पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको? अमेरिकी कपास का किस्म होता है, कहते हैं इसको नरमा। क्या कहते हैं? नरमा। कहाँ कहा जाता है? याद रखिएगा, पंजाब हरियाणा में। क्या कहाँ कहा जाता है? पंजाब हरियाणा में। ठीक है, आपको जो अरेबिका दिख रहा होगा ये कॉफी की सबसे अच्छी किस्म है। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा लिखता हूँ मैं, कॉफी सबसे अच्छा किस्म है ना, कॉफी का सबसे अच्छा किस्म अरेबिका। रोबास्टा भी, रोबास्टा हो गया, और लिबेरिका, लिबेरिका, ये सभी जो है कॉफी की किस्में हैं। रोबास्टा, लिबेरिका, अरेबिका, क्या है ये सब? ये सारी की सारी कॉफी की किस्में हैं, अन्य किस्में हैं। कॉफी के उत्पादन के मामले में भारत का जो राज्य आता है, कॉफी अग्रणी राज्य कौन आएगा बताइए? कॉफी अग्रणी राज्य में आ जाएगा हमारा कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका है ना, कर्नाटका में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक देश में ब्राजील, सबसे अधिक ब्राजील। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ, व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? व्यथ यानी कि ये पुराना नाम है। आपके ऑप्शन है झेलम, तवी, जास्कर या श्योक। सही जवाब की बात करें इसका आंसर हो जाएगा क्या? झेलम। झेलम का ही एक नाम क्या है? व्यथ। क्या नाम है? व्यथ। ठीक है, झेलम का नाम क्या है? व्यथ। लेकिन झेलम का एक और नाम बात करें तो प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता, वितिस्ता है ना, जो कि प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलता है, वितिस्ता नाम, प्राचीन नाम। यूनानी भाषा में झेलम को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीस। ठीक है, हाइडेस्पीस जो है यूनानी भाषा में झेलम को ही हाइडेस्पीस कहा जाता है। अगर आपको हाइडेस्पीस से एक चीज याद आ रहा होगा, 326 ईसा पूर्व में
326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था कहाँ पे? यही झेलम के नदी के किनारे, हाइडेस्पीस नदी के किनारे, है ना। हाइडेस्पीस का युद्ध जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? हाइडेस्पीस का युद्ध भी जिसे कहा जाता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कहा हुआ था? झेलम के किनारे ही हुआ था। अगर हम अन्य नदियों के पुराने नाम याद करें, जैसे कि आप बताएंगे मुझे चिनाब, इसके अलावा सभी को पता होना चाहिए ये सब सारे प्रश्न का उत्तर। रावी, व्यास, सतलज, सतलज, फिर यमुना। इन सभी नदियों के पुराने नाम क्या है? बता सकते हैं आप लोग? अगर बता सकते हैं तो मुझसे पहले कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चिनाब के नाम है क्या? अस्किनी। चिनाब का नाम क्या है? अस्किनी। रावी का नाम क्या है? परुसनी। प्राचीन नाम था ये, है ना। ये सभी के सभी क्या है? प्राचीन नाम है, बता रहा हूँ। व्यास को पहले क्या बोला जाता था? विपाशा। सतलुज का नाम सतुद्री। क्या था? सतुद्री। यमुना का नाम क्या था? कालिंदी। यमुना का नाम क्या था? कालिंदी। और मैंने यहाँ पे एक नदी का नाम बताया झेलम। झेलम का नाम क्या था? वितिस्ता। क्या था? वितिस्ता। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, कोई गुंजाइश नहीं है इन सभी को भूलने का। अगर आप इन सबको भूल जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। टीई पर्वत, आप ऐसे देख लीजिए, टीई पर्वत या फिर टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है टीई पर्वत? कोई जानते हैं इस पर्वत के बारे में? नागालैंड में, गुजरात में, पंजाब में या फिर मणिपुर में? सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। टीई पर्वत डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग। टीई पर्वत कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। गुजरात में बात करें तो एक पर्वत पाया जाता है गिरनार की पहाड़ियां। गिरनार की पहाड़ियां जो फेमस है, बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ठीक है। मणिपुर में बात करें तो फेमस है लोकटक झील। लोकटक झील, आप नाम सुने होंगे, केबुल लामजाओ अभयारण्य। केबुल लामजाओ अभयारण्य, ये इसी में है, लोकटक झील पर। ठीक है ना, केबुल लामजाओ अभयारण्य, लोकटक झील में, मणिपुर। मणिपुर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या 25। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है कोयला का जलना? गठन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? बताइए क्या इसका उत्तर देंगे आप? इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। एक्चुअली होता क्या है संयोजन अभिक्रिया में, मैं यहाँ अभी आपको ऊपर समझा देता हूँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोयला में क्या है? कोयला में कार्बन है। ठीक है। और जलाते हैं तो ऑक्सीजन का तो उसमें संपर्क होगा ही, क्योंकि आग तभी लगता है जब ऑक्सीजन रहता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ तैयार होता है क्या? CO2। क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसे कह सकते हैं आप संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब घटन की बात करें तो जब एक बड़ा अणु टूटकर छोटा अणु बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब घटन अभिक्रिया। टूटकर छोटा हो जाना, है ना, कम हो जाना, है ना, इसे क्या कहेंगे आप? घटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जब अधिक क्या होता है, एक सेकेंड, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है? पूर्णतः हटा देगा, तो ही क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सॉरी, हाँ, द्विविस्थापन नहीं, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, मैं विस्थापन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विस्थापन की बात कर रहा हूँ, विस्थापन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो क्या होगा? जब आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, इसे ही क्या कहते हैं? द्विविस्थापन प्रक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 कहता है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण कहाँ किसके द्वारा होता है? खनन से होता है, ताप विद्युत संयंत्रों से होता है, उर्वरक उद्योग से होता है या तेल शोधन से होता है?
बताएंगे आप लोग? ये फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लाई ऐश की घटना ताप विद्युत संयंत्रों में, जब कोयला जलाया जाता है, सही आंसर ताप विद्युत संयंत्र होगा। जब ताप विद्युत संयंत्रों में जब क्या करेंगे, कोयला को जब बर्न करेंगे तो उससे क्या बनेगा? एक बहुत बारीक राख, राख जो है ना हवा में उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, और ये जो है बहुत ही हानिकारक होता है। किसके लिए? फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक है ये क्या, फ्लाई ऐश, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 27, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी का पौधा है, अगर उसका औषधीय महत्व की बात करें तो उसमें क्या मौजूद है? लिथियम बाइकार्बोनाइट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, या फिनॉल या फ्लेवोनाइड्स? इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेनॉल या फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, फेनॉल या फ्लेवोनॉइड्स। तुलसी के पौधा में आपको बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक गुणों से भरपूर होते हैं तुलसी के पौधों पौधों में, ये गुण होता है उनका। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना कि उसके किसकी उपस्थिति के कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है, फिनोल और फ्लेवोनाइड्स, ये इतनी बार परीक्षा में पूछे जा चुका है और विद्यार्थी अक्सर छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं बार बार कहूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो अभी आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जाके देखें, उसके बाद ही आप फॉलो करें, पूरा सीरीज को क्रम से फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो से बहुत सारे तथ्य निकलते हैं, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, और उस फैक्ट को मैं अगर दूसरे वीडियो में रिपीट करूंगा तो वीडियो का फिर नया वीडियो बनाने का मतलब क्या रह गया, नया क्लास लाने का मतलब क्या रह गया। इसीलिए पिछली क्लास को जरूर देखें। प्रश्न संख्या 28 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और उत्तर पता कीजिए। सोडियम बेंजोएट, अच्छा किसका उपयोग कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ है? तो ये है फलों के रस का परीक्षण में। सोडियम बेंजोएट की बात करें ना तो ये डिब्बा बंद जूस, यानी कि जो पैकेट जूस जो होता है ना, पैकेट जूस यानी जो बॉटल जूस जो आता है, और खाद्य पदार्थों को जो खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे संबंधित है? ब्लीचिंग पाउडर से। किससे संबंधित है? ब्लीचिंग पाउडर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है बताइए तो? CaOH2। ठीक है, यानी कि क्या, ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। अगर आप बुझा हुआ चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तभी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है। बुझा हुआ चूने का क्या है? CaOH, CaOH, OH लिखना भूल गया था, CaOH2। ठीक है, बात करें अगले ऑप्शन की तो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल मैं आपको बता दूं, ये होता है रासायनिक उद्योगों में। नाइट्रिक अम्ल कहाँ होगा? रासायनिक उद्योगों में। नाइट्रिक अम्ल विस्फोट में भी इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप नाइट्रिक अम्ल को कहीं ये नहीं ना समझ रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है, ये मत समझ लीजिएगा, ये लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहीं हो जाएगा, लाफ वहां आएगा ही नहीं, हंसना वहां आएगा ही नहीं, क्योंकि ये विस्फोट में इस्तेमाल होता है, रासायनिक उद्योग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाम समान है लेकिन काम अलग अलग, समान नाम नहीं है, डिफरेंस है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो बचा है कौन? पेट्रोलियम शोधन में। इस प्रकार हमारा आंसर क्या बन जाता है? 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 29, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण का बात हो रहा है, नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक या फास्फोरस? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो प्रोटीन का संश्लेषण कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण का होना के लिए प्रोटीन का होना अत्यंत अनिवार्य है।
ठीक। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ही यूरिया जानते हैं? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है और इसी को जो खेत में डाला जाता है, तभी तो फसल उगता है, उर्वरता बढ़ता है यूरिया डालने से, ठीक है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन के लिए भंडारण करता है? जाइलम, जैसा कि मैंने बताया था, जाइलम में जल प्रवाहित होता है, ठीक है? और अगर फ्लोएम की बात हो जाए, अगर फ्लोएम की बात हो जाए तो फ्लोएम में क्या? भोजन। लेकिन जाइलम में एक ऐसा पार्ट भी होता है जिस भाग में भोजन भंडारण होता है। तो क्या जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिका या वाहिका? सही आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। आप पैरेन्काइमा को देख के सीधे आप टिक लगा दीजिएगा। पैरेन्काइमा जहां भी होगा, पैरेन्काइमा जहां भी पैरेन्काइमा शब्द आए, उसमें मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रहित करना, भोजन संग्रहित करना। पैरेन्काइमा जहां भी आ जाए ना, आप टिक मार दीजिएगा, भोजन संग्रहित करना इसका जो है मुख्य कार्य है, ठीक है? समझ में आई बात? जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये एकमात्र एकमात्र जीवित भाग है, जीवित भाग है किसमें? जाइलम में, ठीक है? बाकी सभी क्या होते हैं? पार्ट मृत होते हैं। अच्छा, जाइलम जाइलम में कितना भाग होता है? जाइलम के भाग जो है 4 हैं। जाइलम के भाग कितने हैं? 4 हैं। मैं 4 लिखवा दूं क्या? यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। जाइलम के 4 भाग होते हैं। जाइलम के 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ भी है। पहला भाग वाहिका, फर्स्ट भाग वाहिका, फिर दूसरा भाग वाहिनिका, ठीक है? और जाइलम तंतु, जाइलम तंतु ना, जाइलम फाइबर भी कह सकते हैं, ये भी सही है। यानी ये 3 भाग और चौथा कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। तो इन तीनों के अलावा इन तीनों ये सभी क्या होते हैं? मृत होते हैं। कब क्या होते हैं? मृत होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है? जीवित भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? बताइए। सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। सूत्रकणिका, गोल्जी काय, केंद्रक। सूत्रकणिका, जीवद्रव या केंद्रक। हरित लवक, केंद्रक या राइबोसोम। अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा, डीएनए मुख्य तौर पर केंद्रक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। मैं आपको बता दूं कि हरित लवक केवल पादपों में पाया जाता है ना? केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन इन तीनों में डीएनए मौजूद होता है, इन तीनों में डीएनए मौजूद होता है, ठीक है? इन तीनों में डीएनए मौजूद होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से सूत्रकणिका आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्रकणिका पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्रकणिका पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा किसको कहते हैं? बायोमास ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सजीवों या फिर जैविक पदार्थों से प्राप्त हो। जैविक पदार्थों से जो प्राप्त होगा उसे ही क्या कहते हैं? बायोमास ऊर्जा कहते हैं। जैसे 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 हो गया लकड़ी, जैसे हो गया कोयला, जैसे हो गया गोबर, ये सभी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन यहाँ पूछा स्रोत नहीं है, यहाँ पूछा है क्या? स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा ये किससे बनता है बताइए? किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होगा आपका यूरेनियम, ये प्राप्त होगा आपका प्लूटोनियम, ठीक है? ये प्राप्त होगा आपका रेडियम। इन सभी जैसे खनिजों से प्राप्त होती है क्या? परमाणु ऊर्जा। और ये जैविक स्रोत नहीं है, इसलिए इसे बायोमास की श्रेणी से
नहीं रखा जा सकता, बायोमास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है कैसे? एक कोशिकीय युग्मनज से, द्विकोशिकीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से, या दोनों ए तथा बी से? द्विकोशिकीय युग्मनज से नहीं होगा, कठोर आवरण वाले युग्मनज से नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय युग्मनज से, एक कोशिकीय युग्मनज से। ठीक है, जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मिलता है तो क्या होता है? एक युग्मनज बनता है। ठीक है, एक युग्मनज बनता है, और युग्मनज को क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं इंग्लिश में। और यही युग्मनज शुरुआत में केवल एक कोशिका का होता है, एक कोशिका का होता है, सिंगल सेल का बना होता है। बाद में यही कोशिका विभाजित होकर बहुकोशिकीय जीव में बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा जीवन की शुरुआत में जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिकीय युग्मनज से ही उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं अगले। पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में, जहाँ पे उस धान का खेत में जहाँ पानी ज्यादा भरा हो, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उस पौधे का नाम बताइए। लेमना, एजोला, वोल्फिया या ट्रैपा? सही जवाब हो जाएगा एजोला। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न, एक जलीय फर्न, या फिर इसको आप शैवाल कह सकते हैं। क्या है? एक जलीय फर्न या फिर शैवाल कह सकते हैं। जो क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का ये काम करता है। कौन सा पौधा? एजोला। कौन सा पौधा? एजोला। धान की फसल के लिए आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, और एजोला स्वाभाविक रूप से खेत में नाइट्रोजन की जो है आपूर्ति कर देता है, जिससे यूरिया की जरूरत भी कम पड़ती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कौन एक कीटभक्षी पौधा है बताइए? निलुम्बू, नेफेंथिस, निकोटियाना और निकेटेंथिस? तो कीटभक्षी पौधा में आएगा कौन सा? नेपेंथिस। कौन सा? नेपेंथिस। अगर हम कीटभक्षी पौधों का और भी उदाहरण ले तो, तो हो जाएगा घटपर्णी, घटपर्णी। ठीक है, पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? पिचर प्लांट। और ये सभी इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? सभी क्या करते हैं? कीड़े को खाते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं? मांसाहारी भी कह सकते हैं एक तरह से। फिर एक और नाम याद रखिएगा, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। फिर एक और नाम याद रखिएगा, फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप। और यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम रखिएगा? यूट्रिकुलेरिया। ये भी क्या है? इसी के उदाहरण है, कीटभक्षी पौधे का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या 36 कहता है, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन दर्शाएगा? काई, यूलोथ्रिक्स, जल तिप्तिया या प्यूनेरिया? कौन सा दर्शाएगा? देखिए, काई को ही क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काई। लाइकेन जो होता है, काई जो होता है, क्या होता है? शैवाल, शैवाल एंड कवक, यानी कि एल्गी एंड फंगी के बीच का सहजीवी संबंध है। याद रखिएगा, यही ना कहना चाह रहा है? सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो काई यानी कि लाइकेन। लाइकेन किससे किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, शैवाल क्या करता है? शैवाल भोजन बनाता है, शैवाल भोजन बनाता है, और कवक, कवक उसे सुरक्षा प्रदान करता है। कवक क्या करता है? कवक उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो देख रहे ना, सहजीविता कितना अच्छा से निभाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सहजीवी संबंध को यही दर्शाता है काई। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन ही जो है ना, प्रदूषण सूचक के रूप में जाना जाता है, प्रदूषण सूचक के रूप में जाना जाता है। जहां अत्यधिक प्रदूषण होगा ना, वहां पे लाइकेन नहीं उगेगा, वहां पे लाइकेन नहीं उगेगा, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि? कौन सा नहीं है बताइए? तो मैं आपको बता दूं, व्यय विधि भी है, आय विधि भी है, उत्पाद विधि भी है। राष्ट्रीय आय मापने के लिए
इनकम मेथड, है ना, व्यय विधि क्या बोलते हैं, इनकम मेथड, इनकम मेथड, फिर सॉरी उल्टा लिख दिया, आय विधि में क्या हो जाएगा, इनकम मेथड, और व्यय विधि में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, इंग्लिश में पूछ देता है कभी कभार, और उत्पाद विधि में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। इन तीनों मेथड से आय विधि का, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किंतु वितरण विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करने का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन, एक राष्ट्रीय आय आकलन करने का विधि नहीं है, वही बताना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 कहता है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा जो कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उसमें उसका लाभांश चाहिए। क्या चाहिए, लाभांश चाहिए। ठीक है, तो लाभांश कहीं दिख रहा है बी, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर लाभांश। लाभांश और बोनस शेयर, और बोनस शेयर किसको कहते हैं, तो मुनाफे के रूप में जो मिलने वाला अतिरिक्त मुफ्त शेयर जो होता है ना, उसी को बोनस शेयर कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या 39 की। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या शामिल है, नवीन प्रौद्योगिकों का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों। बताइए क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगर आप सिर्फ नवीन प्रौद्योगिकी यानी कि हाईटेक मशीन का उपयोग कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तन ही नहीं ला रहे हैं, तो फायदा क्या है मॉडर्नाइजेशन का। यानी कि आधुनिकरण का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है, बल्कि पुरानी प्रथाओं, जैसे कि पहले चलता था ना, सती प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, इन सभी को छोड़कर आधुनिक सामाजिक सोच को बढ़ावा देना, विकसित करना, इसी को कहते हैं क्या, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन सही है। हमेशा दोनों चीज पढ़िएगा, सही है पूछ रहा है, गलत है पूछ रहा है, ये जाना जरूरी है। कथन एक कहता है, स्वपोषी मतलब जो खुद खाना बनाता हो, स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसके स्तर पर क्या कहा जाता है, उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता ही कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, पेड़ पौधे। ठीक है, 2 नंबर कहता है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से। हाँ बिल्कुल, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि क्या इंग्लिश में कहते हैं इसको, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, इन्हें द्वितीय उत्पादकता या उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय उत्पादकता या फिर आप कह लीजिए क्या, उपभोक्ता कह लीजिए, यही कहा जाता है। ठीक, जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगर हम बात करें पिछली वीडियो में मैंने बताया था पारिस्थितिकी के जनक के बारे में, बता सकते हैं, पारिस्थितिकी के जनक मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आप बता देंगे इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट से आप याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। और मैंने ये भी बताया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था कब, 1935 में। 1935 में बीपीएससी हमेशा पूछता है, रेलवे भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है इस तरह के सवाल, तो याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं 41वां प्रश्न की ओर। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से, बताइए। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम भी करती हैं, भरतनाट्यम भी करती हैं। भरतनाट्यम कहाँ से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी कहाँ से जुड़ा हुआ है,
आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, समझ में आई बात। मणिपुरी से बात करें तो मणिपुरी से आप एक आध जो नृत्यांगना उसका नाम बताइए नाम। तो एक याद नाम होगा, आपको याद नाम होगा क्या, झावेरी बहना, झावेरी बहने, झावेरी बहने में आपको उनका नाम याद होना चाहिए। दर्शना, है ना, दर्शना था उनका नाम, नैना थी, नैना है, स्वर्णा और रंजना, ये चारों बहनें मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। कथक से बात करें तो, अगर हम कथक से बात करें तो कथक कहाँ का नृत्य है, यूपी अर्थात उत्तर भारत का नृत्य भी आप कह सकते हैं। कथक का बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अधिकतर इसमें महाराज महाराज लगा हुआ था, याद रखिएगा। सितारा देवी, सितारा देवी, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। बात करें ओडिसी का, तो ओडिसी में कौन है, ओडिसी में सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, याद रखिएगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती हैं, बहुत ही फेमस है, बार पूछा था एग्जाम में। सोनल मानसिंह, कैलूचरण महापात्र, कैलूचरण महापात्र। एग्जाम में एक ट्रिक याद रखिएगा, महापात्र आ जाए या फिर पटनायक आ जाए, महापात्र आ जाए या फिर पटनायक आ जाए, आंसर लगा दीजिएगा ओडिसी, ठीक है, आंसर लगा दीजिएगा ओडिसी। अगर मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम की बात करें तो कुछ फेमस नाम याद करेंगे आप लोग। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, उसके अलावा श्रीदेवी, श्रीदेवी, है ना, रागिनी देवी, रागिनी देवी, इन सभी को आप लोग याद करके रखेंगे। एक्स्ट्रा में तो बहुत कुछ है ना, इत्यादि में लिखने जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जो है आपको जाना है। पाइसन की, पाई मैसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज या प्रोटॉन की खोज, बताएं। पाई मैसॉन की खोज जो था ना, ये 1947 में, 1947 में के आसपास कौन किया था, कौन किया था, युकावा ने किया था। किसने कहा किया था, दिखाया नहीं क्या, किसने किया था, युकावा ने, किसने किया था, युकावा ने 1947 में। न्यूट्रॉन की खोज की गई, न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो कब की गई थी, 1932 में, 1932 में किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जेम्स चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और कब की थी, तो ये हुआ था 1897 में, 1897 में। कौन 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 कौन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। और अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें तो ये 1911 से 1919 का पीरियड माना जाता है। और किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड, याद रखिएगा ना। तो आपके सामने साल है, आप उस हिसाब से मिला लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद कौन सा, प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज। पढ़ते भी हम लोग ऐसे ही है ना कुछ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव असम में, बिहार में, उड़ीसा में या गोवा में। सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा का अन्य प्रमुख पर्व का नाम याद करें तो धानु यात्रा, रथ यात्रा, यात्रा संबंधी जितना भी पर्व होता है ना, अधिकतर या तो उड़ीसा या फिर बंगाल, राज्य पर्व। उसके अलावा क्या, नुआखाई, नुआखाई, इसके अलावा क्या, गहीर माथा, गहीर माथा, ये सभी ओडिशा के प्रमुख त्योहार है, याद रखिएगा। असम के त्योहार की बात करें तो अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची मेला, बिहू, बिहू, बगुरुम्बा, बगुरुम्बा बिहू, ठीक है। तो ये सब जो है फैक्ट याद रखिएगा। अतिरिक्त फैक्ट तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम लोग सारे फैक्टों को कवर कर लेंगे।
बिहार का बात करें तो बिहार के हिसाब से सबसे फेमस छठ पूजा, है ना? बहुत ही आदर के साथ छठ पूजा। गोवा, गोवा में एक फेमस क्या है? सिग्मो। गोवा में क्या है? सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल, याद रखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। बहुत आसान सवाल है, सभी को याद कर लेता है। 1961 अधिनियम, 1961 में, ठीक है। आपको मैं बता दूं, 1961 से मुझे याद आया, दहेज निषेध अधिनियम से मुझे याद आया कि भारतीय संसद के इतिहास में अब तक केवल 3 बार, केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। आपको बताना आपको बताना पड़ेगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बताइए। ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष बोल लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि अब तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये कब कब बुलाया गया है? तो पहला तो वही बताया गया 1961 में, दहेज निषेध अधिनियम के लिए, दहेज के लिए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में, 1978 में, ठीक है। किस लिए? ये संबंधित था बैंकिंग सर्विसेज से, बैंकिंग सर्विसेज से संबंधित था ये, ठीक है। और तीसरी बार बुलाया गया था, तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में, 2002 में। ये आतंकवाद के निवारण के खिलाफ बुलाया गया था। आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम इसे कहा जाता है। कब बुलाया गया था? 2002 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45 कहता है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? गुजरात, राजस्थान, कश्मीर या केरल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। सही कहाँ हो जाएगा? कश्मीर। ललितादित्य मुक्तापीढ़, इसका नाम क्या था? ललितादित्य मुक्तापीढ़। किससे संबंधित है? कारकोट वंश से, कारकोट वंश से ये संबंध रखते हैं और सबसे शक्तिशाली शासक थे। कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक यही थे, ललितादित्य, ठीक है। इन्होंने कश्मीर में प्रसिद्ध क्या बनाया है? एक सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर। इन्होंने बनाया है कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर। किसने बनाया है? ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने, ठीक है। अगर हम बात करें कारकोट वंश के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक है कौन? दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। आपको मैं बता दूं कि कश्मीर में कुछ प्रमुख वंश हुए थे, जैसे कारकोट वंश हो गए, उसी प्रकार थे उत्पल वंश, उत्पल वंश। उसी प्रकार थे एक लोहार वंश, लोहार वंश। तो उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। कौन थे? अवंती वर्मन। और लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज, ठीक है। कश्मीर का जिक्र के बाद, कश्मीर का जिक्र के बारे में बात करें तो कल्हन द्वारा एक राजतरंगिणी नामक रचना है। क्या? राजतरंगिणी। किसने लिखा है? कल्हन, कल्हन ने लिखा है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, शेर ए गुल फरोन्सा त्योहार, शेर ए गुल फरोन्सा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? शेर ए गुल फरोन्सा का त्योहार कहाँ आयोजन किया जाएगा? दिल्ली, कश्मीर, मुंबई या पुरी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। और इसी त्योहार को क्या कहते हैं? फूल फूल एक सेकंड, इसे कहा जाता है फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर, ठीक है। शेर ए गुल फरोन्सा त्योहार को फूल वालों की सैर भी कहा जाता है। ये दिल्ली में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध सांप्रदायिक सद्भाव का त्योहार है, सांप्रदायिक सद्भाव का त्योहार है। 47वां प्रश्न, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर या 2 मार्च? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर। ऑप्शन बी 17 सितंबर। 17 सितंबर से एक दिन पहले जाएँ, 16 सितंबर की बात करें, तो इस दिन क्या इम्पोर्टेंट है इस दिन के हिसाब से? तो ओजोन परत का संरक्षण दिवस, है ना? इसी दिन मनाया जाता है कि नहीं? 16 सितंबर के दिन। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्ट के हिसाब से बार बार पूछा जाता है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रैबो या एरियन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने, मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? एक बुक लिखा था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और इसी बुक में उन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन और संरचना को वर्णन करते हुए पोलीब्रोथा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पोलीब्रोथा का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में कौन सी लो पावर यानी लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क या इंटरनेट? बात करें इंटरनेट की तो ये तो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वान वाइड एरिया नेटवर्क है। और अगर सेलुलर नेटवर्क की बात करें तो ये तो लंबी दूरी का नेटवर्क है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है लोकल एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया वायरलेस संचार का, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ। बात करें अगला सवाल और अंतिम सवाल, 50वां सवाल, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है, कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग, ब्लेज पास्कल, जॉन मैकार्थी या डार्टमाउथ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया और इस क्षेत्र में बुनियादी शोध किया। आज का दुनिया आप जानते हैं कि एआई की दुनिया है, इसलिए यह प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा जो सेशन जो है यहीं हमारा एंड हो जाता है। आप सबों को थैंक यू जो आपने सेशन को यहाँ तक देखा, और सेशन को अगर आपको आपको जरा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ये बताएं कि अगर आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए, कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए कि, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। मैं उस पे जो है गौर करूँगा, उस पे ध्यान दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना कि जब भी मैं अगली प्रैक्टिस सेट लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में जल्द ही। उसके लिए बने रहे नॉलेज नेक्सस के